कैसे हो बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस बात को डिस्कस करना है कि कुछ लोग 40 से 50% मार्क्स के ऊपर आगे फंस जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं मगर मार्क्स वहाँ पे आकर ही रुक जाते हैं। एंड सम आर गेटिंग स्ट्रिक्ट समथिंग अराउंड 70 to 75%, यानी कुछ लोग 300 से 500 के बीच फंस जाते हैं, कुछ लोग 500 से 550 के बीच आके फंस जाते हैं। तो 500 से 550 के बीच या 450 से 550 के बीच जो लोग फंस रहे हैं उनकी प्रॉब्लम अलग है, उनके सॉल्यूशन अलग है। लेकिन जो 300 से 500 के बीच ऐसे लोग हैं, 300 या 450 ऐसे लगा लो, इनके बीच जो लोग फंस गए उनकी प्रॉब्लम अलग है। अगर प्रॉब्लम अलग है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो इनकी प्रॉब्लम कुछ और है, इनकी प्रॉब्लम कुछ और है। अगर इसके बारे में बात कर ले, जो 450 से 550 के बीच के लोग हैं, तो उन्होंने क्या करा है, उनके कुछ एक कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पे उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, बड़े सारे ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, लेकिन कुछ एक पार्ट को उन्होंने इग्नोर करा है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली कवर करी है, कम से कम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये उनकी गलतफहमी है। उन्हें अपने उस वाली एरिया को आइडेंटिफाई करना है जहाँ से एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो उनकी वीकनेस है, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो का टारगेट 450 से 550 वाले बच्चे नहीं है। आज के वीडियो का टारगेट है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो 300 से 450 के बीच की है। अगर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तो वीडियो तुम्हें आगे देखने की जरूरत है, अदरवाइज तुम वीडियो को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। और जिनकी प्रॉब्लम है उन्हें वीडियो आखिर तक देखना है। सबसे पहली प्रॉब्लम है फेक कॉन्फिडेंस की। भाई कई लोगों को ऐसा लगता है कि इतने साल हो गए, उनकी लाइफ 17 साल की हो गई, उन्होंने 1 साल ड्रॉप ले लिया तो उन्हें चीज़ें आती होंगी। भाई आती क्यों होंगी? इन्फॉर्मेशन कोई वाईफाई के जरिए तो आती नहीं। जो नॉलेज है वाईफाई से आती क्या, कि तुम बाहर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कनेक्टिविटी हो गई। तुमने प्रैक्टिस करी नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि पीछे साल से इस साल के बीच में कैलेंडर बदल गया तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ गई, तुम्हारे स्किल भी बढ़ गई। ये सोचना गलत है, बिल्कुल गलत है। कब तक अपनी फेलियर को एक्सेप्शन मानते रहोगे? लोग मानने को तैयार नहीं होते कि ये उनके फेलियर है। हर बार कंसिस्टेंटली उनके मार्क्स कम आ रहे होते हैं और हर बार वो कोई ना कोई बहाने ढूंढ लेते हैं। हमारे पास ये आदत होती है कि अगर मेरी फेलियर है तो मंगल ग्रह पे बैठा कोई आदमी, बुध ग्रह पे बैठा कोई आदमी, चांद, तारा, धूमकेतु, कुछ भी कारण हो सकते हैं। धरती की जो पूरी पॉपुलेशन है वो एक्सक्लूडिंग मी, वो सारे के सारे कारण हो सकते हैं। धरती के बियॉन्ड हो सकती है, अपनी जो गैलेक्सी है उसके बियॉन्ड भी चीज़ें हो सकती है। बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस वाली मेंटेलिटी से बाहर हो। दूसरी बात है लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक ऑफ डिसिप्लिन बेसिकली 3 जगहों पे है। पहली जगह कि तुमने 4 दिन पढ़ाई नहीं करी और 1 दिन 4 घंटे पढ़ाई कर ली। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि क्या करा तुमने, कि तुमने 1 दिन में 200 प्रॉब्लम बनाए और अगले 20 दिन तक 2-2 प्रॉब्लम बनाए, ठीक है। और एक तीसरी प्रॉब्लम आती है, टेस्ट के शेड्यूल है, मान लो पूरे साल के अंदर 20 टेस्ट देने हैं, तुमने 3 टेस्ट दिए और ये एज्यूम कर लिया कि ये 3 टेस्ट सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेस्ट ना देना भी इनडिसिप्लिन है, रोज ना पढ़ना भी इनडिसिप्लिन है। और एक टारगेट अगर तुमने सेट करा है कि 200 या 300 या 150, जो भी टारगेट सेट कर रखा है, उस टारगेट को मीट ना करना भी इनडिसिप्लिन है। इट्स ए केस ऑफ इनडिसिप्लिन। तो तुम खुद से हमें बताने की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो वीडियो के कमेंट के नीचे भी लिख सकते हैं कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम पहले 2, मतलब इन सब की अपनी वेटेज होगी। ये नहीं कह सकते मैथमेटिकली कि ये सभी के सभी 25% है। किसी के केस में पहली प्रॉब्लम ज़्यादा है, किसी के केस में दूसरी प्रॉब्लम ज़्यादा है। तीसरी प्रॉब्लम है हमारे आदत हो जाती है विक्टिम कार्ड खेलने की। विक्टिम कार्ड कैसे खेलते? अपने पेरेंट्स से इस बात की कंप्लेन करना कि बाजू वाला जो बच्चा है वो तो इतने कम पढ़ते हैं और जो मेरी पढ़ाई है वो उसके कॉम्परेटिवली कहीं ज़्यादा है, या जो हमारे अंकल का लड़का है या मामा का लड़का है या मामी की लड़की है उसके कॉम्परेटिवली तो हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं। भाई पूरी दुनिया में वही एक बच्चा है क्या? तुम्हारी कंपटीशन 20 लाख बच्चों से होने वाली है। उसमें मामा का लड़का, पड़ोस का लड़का, ताऊ का लड़का, बुआ का लड़का, ये मैटर ही नहीं करता। तुम ये देख रहे कि फेलियर्ड लोगों के साथ तुम अपने खुद को कंपेयर कर रहे, तो फेल्ड लोगों के साथ कंपेयर करके तुम जाओगे कहाँ पे? तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचना है, उन लोगों के साथ कंपैरिजन करना है जो पास हो रहे हैं, जो टॉप पे हैं, जो लीड कर रहे हैं। तुम उसकी बात कर रहे हैं जिसका सपना ही 50% मार्क्स लाके स्कूल से पास आउट हो जाना है। तो क्यों ऐसा करना चाहते हैं? और विक्टिम कार्ड मतलब सब तुम्हें मेहनत थोड़ी कर रहे हैं। भाई 20 लाख बच्चे हैं, अगर उसमें 50,000 बच्चे कामयाब हो रहे तो वो 50,000 बच्चे और उसके पीछे जो 50-60 हज़ार बच्चे हैं या 1 लाख बच्चे, वो सभी मेहनत करते हैं। जो सेलेक्ट हो गए और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर 2 नंबरों 3 नंबरों से कोई सेलेक्ट हुआ और कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसकी IQ में भी फ़र्क है।
ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम उनसे कंपेयर कर रहे हैं जिनके सपने में भी मेहनत करना नहीं है, तुम उनसे कंपेयर करो ना जो हर साल रिजल्ट निकाल रहे। 20 लाख में कम से कम 1 लाख बच्चे तो मेरिटोरियस हैं, सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे, उनके साथ कंपेयर क्यों नहीं करते? तुम उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश क्यों करते जो इस पूरे रेस का पार्ट ही नहीं है। तीसरी बात आती है अपनी रॉन्ग स्ट्रेटजी। कई बार इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होती मगर अपनी स्ट्रेटजी ही गलत होती है। मतलब इंटेंशन सही होती मगर उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो गलत हो जाती। तो रॉन्ग स्ट्रेटजी कैसे पहचानें? रॉन्ग स्ट्रेटजी का मतलब है हम क्या कर रहे होते हैं। हमने अपनी स्टडी को, अपने काम को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। कैसे ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे? अपनी डेली टास्क, मान लो हमने डेली टास्क सेट कर ली 200, मान लो, तुम आगे पीछे भी कर सकते। तो 200 अगर तुमने डेली टास्क सेट करी तो इसमें तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि 100 तो इजी प्रॉब्लम हो, 60 मॉडरेट प्रॉब्लम हो और 40 हार्ड प्रॉब्लम हो। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। इजी प्रॉब्लम जहां पे तुम्हारी स्पीड को इंक्रीज करते, मॉडरेट प्रॉब्लम तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाते, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और जो हार्ड प्रॉब्लम है वो तुम्हें सब्जेक्ट सिखा जाते। तुम्हें सब्जेक्ट कितना पता है ये चेक करना हो तो हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट की जो क्रिस्टल क्लैरिटी है तुम्हारे पास है या नहीं है। अगर मान लो किसी बंदे की फिजिकल केमिस्ट्री चेक करनी हो, एक मुश्किल सी प्रॉब्लम डाल दो, अभी मालूम हो जाएगा कि उसकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो कितनी है और किस वाले लेवल के ऊपर है। तो हार्ड प्रॉब्लम हम इस बात के लिए चेक नहीं कर रहे होते, इस बात के लिए फॉलो नहीं कर रहे होते कि हमें कितनी चीज़ें नहीं आती, हम इसलिए फॉलो कर रहे होते कि हमें कितनी चीज़ें क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आती है। तो तुम्हारे लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, आसान वाली प्रॉब्लम कर लेते हैं, इस वाली पार्ट को छोड़ देते हैं। ये गलत स्ट्रेटजी है, इट्स ए रॉन्ग स्ट्रेटजी। ऐसे करके तुम जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। सिर्फ स्पीड मैटर नहीं करता, उसकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है। तुम स्पीड वाली पार्ट के ऊपर आ जाते क्योंकि तुम्हें आसान प्रॉब्लम सॉल्व करना एक बढ़िया सा कंफर्टेबल लगता है, तुम कंफर्ट जोन में आ जाते और तुम्हें लगता है बस इसी कंफर्ट जोन से डॉक्टर बन जाने, इसी कंफर्ट जोन से इंजीनियर बन जाने हैं। कंफर्ट जोन में रह के आज तक तो कोई भिखारी भी नहीं बना, तुम डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से बन जाओगे? कंफर्ट जोन में भिखारी भी नहीं होता, क्यों? जहाँ पे धूप में खड़े होता तुम खड़े होके देखो 2 घंटे, है ना? तो बेटा कंफर्ट जोन से तुम्हें बाहर निकलना होगा। अगर तुम ये सोचोगे कंफर्ट जोन में कुछ हो जाएगा तो भिखारी भी जो है ना रेड लाइट के ऊपर धूप में ही खड़े होते, उनमें से मेजोरिटी के पास छाते नहीं होते, तो कंफर्ट तो उनके पास भी नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास कहाँ से नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर मान लो तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री इकट्ठे पढ़ रहे हो और फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स तुमने इस वाली मंडे को टारगेट करा है और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स तुम नेक्स्ट मंडे को टारगेट कर रहे, नेक्स्ट मंडे को तुम टारगेट कर रहे, तो ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तुम्हें अपने टास्क को सिंक्रोनाइज करना चाहिए। अगर तुमने फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स इस वीक पढ़ी तो तुम्हें इस बात को एंडोर्स करना चाहिए कि केमिस्ट्री भी फॉलोअप में पढ़ ले, या तो एक दिन पहले या एक दिन बाद में। तो इस बात का ध्यान रखो कि एक चैप्टर तुमने 10 चैप्टर पढ़ लिए, तुमने 10 चैप्टर पढ़ लिए 1 महीने में, तुमने 10 चैप्टर पढ़ लिए 1 महीने में, और जब टेस्ट हुई तो तुम्हें 10% मार्क्स आ गया। ऐसा ना करो। टेस्ट में तुम्हें 10% मार्क्स आ रहा है, 1 महीने में तुमने 10 चैप्टर पढ़ लिए, इसका मतलब है कि जब तक ए चैप्टर क्लियर ना हो डोंट मूव टू द बी। और एक लिए तुमने कुछ एक बेंचमार्क बना रही है, तुमने सिस्टम बनाया कि कब तुम्हें इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि चैप्टर ए हैज बीन फिनिश्ड। तुमने क्या करा, एक शॉर्ट नोट्स बनाई। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब नहीं कि 10 पेज के चैप्टर है 20 पेज के नोट्स बना ली, ऐसे नहीं हो सकता भाई। अगर 10 पेज के चैप्टर है तो 2 पेज में बननी चाहिए, 3 पेज मैक्सिमम, उसके बाद क्या है। तो 2 पेज 3 पेज के तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए क्विक रिवीजन के लिए। फिर तुमने उसके ऊपर 200 प्रॉब्लम सेट करे और उसे भी सब डिवाइड करा 100, 60, 40, और वो सारे की सारी एक बुक से हो जाए। सो लेट्स कंक्लूड, एंड कंक्लूजन इज नंबर ऑफ चैप्टर्स read by you in a month is going to be insignificant unless and until you retain that.
तो तुम उसे रिटेन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास एक बढ़िया रिवीजन एक्सरसाइज रिवीजन शेड्यूल नहीं है, तुमने उसे रिवाइज ही नहीं करा। तो रिवाइज करने का शेड्यूल क्या है, आप 1 महीने का या 1 हफ्ते का वेट ना करें। जो रोज पढ़ा उसे रात को आधे घंटे 15 मिनट 1 घंटे, डिपेंड करता है कितनी पढ़ाई करी, उसके ऊपर आप उसे रिवाइज कर ले। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे एक्सरसाइज के अंदर। डिसिप्लिन और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तुमने आज करा, तुम्हें कल से इसका रिस्पॉन्स मिलना है। तुम ऐसा करो, महीने भर करो तो जाके तुम्हें मार्जिनल इसकी इंप्रूवमेंट मिलनी है। एग्जाम मई में है तो अभी टाइम है। इस वाली हैबिट को डेवलप करो, एनालाइज करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, जहाँ पे गलती है उसे आइडेंटिफाई करो, उस गलती को रेक्टिफाई करो। पूरी लाइफ में यही एक फिलॉसफी है, आइडेंटिफाई द फॉल्ट एंड रेक्टिफाई इट। ठीक है।